हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, हम सीटेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और सीडीपी की जो हमारी क्लासेस चल रही हैं उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हमारी नेक्स्ट क्लास है और इस क्लास में भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एक प्लेलिस्ट बनी हुई है सीटेट सीडीपी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और एक और प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी हिंदी पेडागोजी थ्योरी सिलेबस, और हिंदी पेडागोजी के जो प्रीवियस ईयर हैं वो भी हमने करे हैं। साथ ही मैंने आपको जो आपका पैसेज आता है और पोयम आती है वो कैसे सॉल्व करनी है वो भी दिखाया है। तो आप लोग उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं, लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक सीटेट का नोट्स नहीं लिया है फ्रेंड्स, आप लोग टाइम से नोट्स ले लीजिएगा ताकि आपकी प्रिपरेशन और बेहतर तरीके से हो जाए। क्योंकि जो भी मैंने नोट्स बनाए हैं ना, वो मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं और सारी ट्रिक्स भी आपको उन नोट्स के अंदर मैंने दी हुई है। पूरा सिलेबस आपका कवर अप किया हुआ है। ठीक, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी नोट्स को ले चुके हैं। अगर आप लोग चाहें तो आप भी स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करके पेड नोट्स को परचेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने। जीन पियाजे के अनुसार एक सतत प्रक्रिया जो मानसिक संरचनाओं को परिष्कृत और परिवर्तित करती है कहलाती है, वो क्या कहलाती है, आपसे ये पूछा है। पहला है नकल उतारने जैसा व्यवहार, दूसरा है वस्तु स्थायित्व, तीसरा है समावेशन और चौथा है संतुलीकरण। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, एक सतत प्रक्रिया जो मानसिक संरचनाओं को परिष्कृत और परिवर्तित करती है, तो इसे हम कहेंगे फ्रेंड्स संतुलीकरण, यानी कि बैलेंस की जो स्टेज होती है यही होती है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। बाकी समावेशन क्या होता है, जब हम किसी नई चीज़ का समावेश कर लेते हैं, सीख लेते हैं उसको। और वस्तु स्थायित्व मतलब होता है कि वस्तु स्थायित्व होता है ऑब्जेक्ट परमानेंस, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट जो है परमानेंटली एग्जिस्ट करता है, यानी कि जो कोई भी वस्तु है वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है। इस चीज़ का जो गुण है ये बच्चे के अंदर आता है, इसको हम कहते हैं वस्तु स्थायित्व। ठीक है, और ये गुण आपका 0 से 2 वर्ष की स्टेज में आ जाता है। तो बस इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका संतुलीकरण, फोर्थ ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संबंध में कौन से कथन असत्य हैं। ठीक है, असत्य कथन आपको बताना है। पहला है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सकल नामांकन अनुपात को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने हेतु खुली और दूरस्थ शिक्षा के विस्तार की बात कही गई है। ठीक है, ये तो सही है। अब आपको असत्य कथन बताना है। ठीक है, ये तो सत्य है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत एमफिल कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है। जी हाँ। नेक्स्ट है, उच्च शिक्षा में सामान्य नामांकन अनुपात को 2040 तक 25% बढ़ाने की बात की है, तो ये यहाँ पर असत्य हो जाएगा फ्रेंड्स। तो आपको असत्य कथन चूज़ करना है, जो कि हम कहेंगे ये है केवल थर्ड वाला ऑप्शन। ठीक है, ये यहाँ पर असत्य है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण का उदाहरण है। क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण, पहला है रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, दूसरा है को ब्लॉक डिज़ाइन परीक्षण, तीसरा है स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण और चौथा है ड्रे मैन परीक्षण। तो देखिए, ये जो क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण का एग्जाम्पल है वो क्या है आपका को ब्लॉक डिज़ाइन परीक्षण। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश शिक्षक अवसर शिक्षार्थियों की विशिष्ट क्षमताओं और कमजोरियों को पकड़ लेते हैं। डैश शिक्षक, यानी कि किस तरीके के शिक्षक, सामान्य शिक्षक या शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए शिक्षक। नहीं, पिछड़े शिक्षक जो हैं शिक्षार्थियों की विशिष्ट क्षमताओं या फिर कमजोरियों को पकड़ लेते हैं, ये कहना सही नहीं होगा। नेक्स्ट है संवेदनशील शिक्षक और चौथा है आधुनिक शिक्षक। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा संवेदनशील शिक्षक, यानी कि सेंसिटिव टीचर्स। ठीक है, अक्सर शिक्षार्थियों की जो स्पेसिफिक उनकी एबिलिटीज़ होती हैं और जो उनकी वीकनेस है, कमज़ोरी हैं, उनको पकड़ सकते हैं। तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पाठ्यक्रम निर्माण के समय अनेक सिद्धांतों का ध्यान रखना होता है। निम्न सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत पाठ्यक्रम निर्माण के समय ध्यान देने योग्य नहीं है। देखिए, जब करिकुलम बनाया जाता है तो बहुत सारी चीज़ों को फोकस किया जाता है। अब आपको बताना है इनमें से कौन सी चीज़ ऐसी है जिसको फोकस नहीं किया जाता, यानी कि जो अलग है, भिन्न है, जिस पर फोकस करना ज़रूरी है ही नहीं, ये आपसे पूछा हुआ है। तो पहला है, पाठ्यक्रम का निर्माण व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। ये तो बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट है प्रत्येक स्तर के पाठ्यक्रम में पूर्ण पृथकता होनी चाहिए ताकि विद्यार्थी को अगली कक्षा में बिल्कुल अलग अनुभव हो। ये यहाँ पर गलत है, अभी डिटेल में समझेंगे। देखिए वन बाय वन समझ ही लेते हैं। सबसे पहले कह रहा है पाठ्यक्रम का निर्माण व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। आप जानते हैं दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से अलग होते हैं, तो हर किसी की एबिलिटी, क्षमता, एज सब कुछ अलग होता है ना। तो व्यक्ति की जो विभिन्नताएं होती हैं व्यक्तियों में, ये उनको ध्यान में रखते हुए करिकुलम प्लान किया जाना चाहिए। जैसे अगर आप सेकंड क्लास का करिकुलम प्लान कर रहे हैं तो सेकंड क्लास की चीज़ें ही रखेंगे, लो लेवल की चीज़ें। आप ऐसा नहीं कर सकते कि 6 क्लास का सिलेबस आप सेकंड क्लास में ऐड कर दे रहे हैं, ये नहीं करना है। क्योंकि व्यक्तिगत विभिन्नता, बच्चा सेकंड क्लास में छोटा होगा, उसकी एज भी कम होगी और उसका जो मेंटल लेवल है वो कहाँ तक होगा, है ना। तो ये चीज़ें ध्यान में रखते हुए करिकुलम बनाया जाता है, तो इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। सेकंड कह रहा है कि प्रत्येक स्तर के पाठ्यक्रम में पृथकता होनी चाहिए। जैसे आपने सपोज करिए सेकंड क्लास का करिकुलम है, ठीक है, उसके बाद आप थर्ड क्लास का जब बना रहे हैं तो ये दोनों क्लास का जो पाठ्यक्रम है वो एकदम ही अलग अलग बना दे रहे हैं, मतलब डिफरेंट। मतलब जब बच्चा सेकंड क्लास से थर्ड क्लास में पढ़कर गया तो थर्ड क्लास में सेकंड क्लास का पढ़ा हुआ काम ही नहीं आएगा, ये कहने का मतलब है। मतलब सेकंड क्लास में उन्होंने जो पढ़ा है उसका कोई काम ही नहीं है, थर्ड क्लास में कुछ नई चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। आप जानते हैं हम सीटेट में क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं कि क्लासेस में कनेक्टिविटी होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट में कनेक्टिविटी होनी चाहिए। जैसे सेकंड क्लास में कोई कॉन्सेप्ट है आप पढ़ रहे हैं, उसको लो लेवल पर आप सेकंड क्लास में पढ़ो और उसी का हाई लेवल आप थोड़ा सा थर्ड क्लास में डाल दो, तो कनेक्टिविटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि टॉपिक एकदम चेंज हो गए, सेकंड क्लास का अब उसका कोई इंपॉर्टेंस रहा ही नहीं। इस तरीके से करिकुलम प्लान नहीं करना चाहिए, जो कि होता भी नहीं है। आपने देखा भी होगा, अगर मैं साइंस की बात करूं, साइंस में आप देखते होंगे 6th क्लास में काफ़ी सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपको 7th क्लास में भी मिल जाएंगे, 7th क्लास के कुछ चैप्टर आपको 9th क्लास में भी मिल जाएंगे। अब चैप्टर अलग अलग क्लासेस में सेम रखने का मतलब ये नहीं है कि सेम चीज़ें आप पढ़ते हैं। जैसे प्लांट का एक चैप्टर होगा जो 6th क्लास में आप पढ़ेंगे, प्लांट के बारे में बहुत कम चीज़ें उसमें दी होंगी। उसके बाद आप 7th की साइंस उठाकर देखो, वहाँ पर प्लांट के बारे में थोड़ा सा और डीपली आप पढ़ेंगे। 9th क्लास में जब आप जाएंगे तो प्लांट के बारे में और डीपली पढ़ेंगे। तो इस तरीके से ऐसा नहीं होता कि डिफरेंट चीज़ें एकदम आप डाल देंगे, ऐसा कभी नहीं होता है। बस ये होता है कि लेवल उसका क्लास बाय क्लास जो है बढ़ता जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें करनी है। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि पूरी तरीके से पृथकता होनी चाहिए, मतलब बिल्कुल अलग होगा वो, तो ऐसा नहीं करना है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसी को ध्यान देने योग्य बात ये नहीं है, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन राइट है। अदर ऑप्शंस को एक बार देख लेते हैं, समझ लेते हैं। किसी भी स्तर के पाठ्य विषयों की संख्या इतनी अधिक नहीं होनी चाहिए जिससे कि विद्यार्थी को विषय बोझ लगने लगे, बिल्कुल सही है। भर भर के कंटेंट नहीं डालना है, बल्कि कंटेंट कम डालना है, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। कहते हैं ना, जैसे 12 चैप्टर पढ़ने हैं बच्चों को सपोज़, लेकिन बच्चों को समझ में कुछ नहीं आ रहा, वो उनके लिए बर्डन हो गया है। इससे बेटर है आप 8 चैप्टर डालिए, लेकिन बच्चे पूरी तरीके से उसको समझने चाहिए, बोझ कम होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर कही गई हैं, ये सही है। नेक्स्ट है विभिन्न विषयों के लिए जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाए उसमें समय को भी ध्यान में रखना चाहिए ताकि वर्ष भर का पाठ्यक्रम वर्ष में पूरा हो सके। बिल्कुल सही बात है, टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा तो एक ही चैप्टर को हो सकता है टीचर 10 दिन तक पढ़ा दें। इस तरीके से बचे हुए चैप्टर्स तो एक साल में कंप्लीट होंगे ही नहीं, तो इसीलिए टाइम मैनेजमेंट भी होना चाहिए। तो देखिए, जब करिकुलम बनाया जाता है ना, तो वहाँ पर इन 3 चीज़ों पर बहुत फोकस करा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। लेकिन इस चीज़ पर कभी भी फोकस नहीं करा जाता, इसीलिए ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हार्वर्ड गार्डनर ने सुझाव दिया कि अलग अलग प्रकार की बुद्धियाँ होती हैं। आप जानते हैं हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, ठीक है, मल्टीपल इंटेलिजेंस की थियोरी। उसमें उन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि गार्डनर द्वारा प्रस्तावित प्रकारों में से एक नहीं है? यानी कि इन्होंने जो 8 प्रकार की बुद्धि बताई हैं उनमें से कोई एक प्रकार ऑप्शन में ऐसा दिया है जो कि उन्होंने नहीं बताई है। तो कौन सी वाली नहीं बताई है ये आपको ढूंढना है। तो पहला है संगीतमय बुद्धि, यानी कि म्यूजिकल इंटेलिजेंस, इसकी बात तो ये करते हैं। भाषाई बुद्धि यानी कि लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, ये भी इसकी भी बात करते हैं। शारीरिक गति संवेदी यानी कि जो काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस होती है, इसकी बात भी इन्होंने करी है। चौथा ऑप्शन है व्यावहारिक बुद्धि, इसकी बात हार्वर्ड गार्डनर नहीं करते हैं, इसीलिए ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक हो गया।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विकास डेवलपमेंट से रिलेटेड पूछा है। पहला है शरीर के मध्य से बाहर की दिशा में होता है, नीचे से ऊपर की तरफ होता है, एक आयामी होता है और वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होता है। सबसे पहली बात तो ये कि ये एक आयामी नहीं होता है, ठीक है। विकास अनेक दिशाओं में होता है, इसलिए ये ऑप्शन बाहर। वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होता है कह रहा है, जबकि वातावरणीय कारकों से प्रभावित होता है। देखिए, जब बच्चे का जन्म होता है, जब वो स्कूल जाना स्टार्ट कर देता है, समाज में जाना स्टार्ट करता है, तो समाज का उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है ना। बच्चे का बिहेवियर जो होता है, जब वो लोगों की रिस्पेक्ट करता है या नहीं करता है, जो भी उसके अंदर जैसे भी बिहेवियर है, जैसा भी उसका नेचर है, वो सब अपनी सोसाइटी से सीखता है, समाज से सीखता है। समाज यानी कि वातावरण, आसपास का वातावरण ही तो समाज कहलाता है, एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट का इम्पॉर्टेंट रोल होता है डेवलपमेंट में, लेकिन ये कह रहा है कि बिल्कुल ही प्रभावित नहीं करता है, तो ये ऑप्शन भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। अब बचे दो ऑप्शन, पहला और दूसरा। आपको याद होगा मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, विकास दो तरीके से होता है। एक तो होता है जब सिर से पैर की तरफ विकास होता है, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ, लेकिन ये कह रहा है नीचे से ऊपर की तरफ, तो ये भी बाहर हो जाएगा, क्योंकि विकास आपका नीचे से ऊपर नहीं होता बल्कि ऊपर से नीचे की तरफ होता है, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बता देती हूँ, इन दोनों में डिफरेंस भी ध्यान रखना, क्योंकि कई बार पूछा हुआ है। पहला जो विकास होता है, एक होता है सिर से पैर की तरफ विकास, यानी कि हेड टू टो जाता है डेवलपमेंट, और एक विकास होता है केंद्र से बाहर की तरफ, यानी कि मध्य से बाहर की तरफ। अब देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या है। सिर से पैर की तरफ कहने का मतलब है पहले बच्चे के सिर का विकास होगा और उसके बाद नीचे को डेवलपमेंट होगा, फिर लास्ट में पैरों का विकास होगा। ये जो विकास होता है ये आपका कहलाता है प्रॉक्सिमोडिस्टल। लिख लीजिएगा प्रॉक्सिमोडिस्टल, क्योंकि कई बार आपसे ये पूछा हुआ है फ्रेंड्स। इस तरीके से भी पूछ देते हैं कि जब बच्चे का विकास सिर से पैर की तरफ होता है तो उसे क्या कहते हैं। सॉरी, प्रॉक्सिमोडिस्टल नहीं, ये थोड़ी मिस्टेक हो गई। सिर से पैर की तरफ जो डेवलपमेंट होता है ना, वो सिफेलोकॉर्डल होता है, ठीक है। क्या होता है? सिफेलोकॉर्डल। इसको लिख लीजिएगा। जब बच्चे का विकास सिर से पैर की तरफ होगा उसे हम सिफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट कहेंगे, और जब हम कहेंगे बच्चे का विकास केंद्र से बाहर की तरफ होगा। अब देखिए केंद्र से बाहर मतलब होता है सबसे पहले बच्चे का जो बॉडी का सेंटर वाला पार्ट है उसका डेवलपमेंट, जैसे आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, आपका हार्ट है, पहले वो डेवलप होगा। उसके बाद आपके बॉडी के बाहरी ऑर्गन डेवलप होंगे। बाहरी ऑर्गन लाइक जैसे आपका हाथ है, आपका पैर है, आपकी फिंगर है, ये सब आपके बाद में विकसित होते हैं, ठीक है। तो केंद्र से बाहर की तरफ जो विकास होता है उसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल। जो मैंने आपको इसमें बोला था ना गलती से, वो ये होता है, ठीक है। केंद्र से बाहर की तरफ होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल और सिर से पैर की तरफ होता है सिफेलोकॉर्डल। एंड आई थिंक अब आपको इन दोनों में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो बस अब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो विकास है शरीर के मध्य से बाहर की दिशा में होता है। और आपसे कई बार ये भी पूछा हुआ है कि जब बच्चे का विकास शरीर के मध्य से बाहर की दिशा में होता है तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, अभी मैंने आपको बताया, प्रॉक्सिमोडिस्टल, ठीक है, प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक मुख्य आलोचना क्या है। लॉरेंस कोहलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया था? नैतिक विकास का सिद्धांत, ठीक है, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। देखिए ये छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको इसलिए रिवाइज करवाती हूँ ना, क्योंकि कई बार सिंपली ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे हुए हैं कि जीन पियाजे के सिद्धांत का नाम निम्नलिखित में से क्या है। ऑप्शन में दे देगा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, नैतिक विकास का सिद्धांत, इस तरीके से तो आपको ढूंढना होता है। तो इसीलिए सबसे पहले इनके सिद्धांत के नाम आपको याद रखने हैं। तो लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की मुख्य आलोचना क्या है बताइए। पहला है उसके सिद्धांत में नारी परिप्रेक्ष्य गौड़ है। दूसरा है उसने पियाजे के नैतिकता विकास सिद्धांत को संदर्भ में नहीं लिया। तीसरा है उन्होंने बच्चों की प्रत्येक स्तर पर विशिष्ट प्रतिक्रियाएं नहीं सुझाई। और चौथा है उन्होंने बच्चों पर कोई अनुसंधान कार्य नहीं किया। तो देखिए ये तीन ऑप्शन तो सही हैं। अब आलोचना मतलब क्या होती है? आलोचना होती है क्रिटिसाइज़ करना किसी चीज़ को। जैसे उन्होंने कोई चीज़ बोली और आप कह रहे हैं कि नहीं आपने जो बोला वो गलत है, आप उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, यही होता है आलोचना करना, ठीक है। अब ये जो तीन ऑप्शन है ना, इनमें तो ये यहाँ पर सही लिखा ही नहीं है, क्योंकि इनके बारे में आप आलोचना नहीं कर सकते। यहाँ पर जो लिखा है ये अपोजिट लिखा है। जैसे क्या लिखा है कि पियाजे के सिद्धांत के संदर्भ में इन्होंने लिया ही नहीं, जो कि गलत है,
ये पियाजे के सिद्धांत से ही प्रभावित थे। ठीक है, तो ये इसका सही नहीं हो सकता। अब ये कह रहा है प्रत्येक स्तर पर विशिष्ट प्रतिक्रियाएं नहीं सुझाई, जबकि विशिष्ट प्रतिक्रियाएं उन्होंने दी थी। ठीक है, तो इसीलिए ये भी बाहर। ये कह रहा है बच्चों पर अनुसंधान कार्य नहीं किया, जबकि इन्होंने बच्चों पर अनुसंधान कार्य किया था। ठीक है, कुछ बॉयज़ के सैंपल लिए थे, उसी पर इन्होंने क्या किया था, अनुसंधान किया था। तो इसीलिए ये 3 तो सही हो ही नहीं सकते। इसका सही है ये वाला कि उन्होंने क्या किया, अपने सिद्धांत में नारी परिप्रेक्ष्य को गौण माना, यानी कि जो मेल हैं, मेल को तो उन्होंने प्राइमरी में रखा। ठीक है, और जो फीमेल हैं उनको उन्होंने सेकेंडरी माना। अब ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि इस थ्योरी को हम जेंडर बायस्ड थ्योरी भी कहते हैं, लिंग पक्षपात। इन्होंने क्या किया, जब अपना एक्सपेरिमेंट किया था ना, हाइंस की दुविधा, मैंने आपको पढ़ाया भी है, हाइंस डिलेमा, तो उसमें इन्होंने जो सैंपल लिए थे सिर्फ बॉयज़ के सैंपल लिए थे, फीमेल के सैंपल इन्होंने नहीं लिए। तो इसीलिए इस थ्योरी को कहा जाता है लिंग पक्षपात, जेंडर बायस्ड थ्योरी है, जहाँ पर इन्होंने फीमेल के पर्सपेक्टिव को ध्यान में नहीं रखा। इसीलिए कह रहे गौड़ है, सेकेंडरी माना, जबकि दोनों को इक्वालिटी के साथ देखना था। कुछ सैंपल मेल के लेने चाहिए थे, कुछ फीमेल के, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं करा, फीमेल के पर्सपेक्टिव को एकदम नेग्लेक्ट कर दिया। ठीक है, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा। अब आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इन्होंने फीमेल के पर्सपेक्टिव को ध्यान में नहीं रखा, ऐसा किसने बोला, तो ऐसा इनको बोला था कैरल गिलिगन ने। कैरल गिलिगन जो है ना, इन्हीं की एक स्टूडेंट रही हैं और उन्होंने ही इनको क्रिटिसाइज़ करा था कि इन्होंने फीमेल के पर्सपेक्टिव को ध्यान में नहीं रखा। ठीक है, ध्यान रखेंगे कैरल गिलिगन नाम, क्योंकि कई बार नाम से भी आ जाता है कि कैरल गिलिगन ने किसके सिद्धांत को जो है जेंडर बायस्ड थ्योरी कहा, तो आप कहेंगे कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत को। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन वेस्लर द्वारा दी गई बुद्धि की परिभाषा का हिस्सा है? पहला है प्रकृतिवादी बुद्धि, नहीं। दृश्य स्मृति और चित्रात्मक कल्पना, नहीं। पर्यावरण के प्रति अनुकूलित होने की क्षमता, ये यहाँ पर सही है। और स्थानिक गति संवेदी क्षमताएं, नहीं। वेस्लर द्वारा दी गई जो बुद्धि की परिभाषा का हिस्सा है वो यही है, पर्यावरण के प्रति अनुकूलित होने की क्षमता, एबिलिटी। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शिक्षक को बच्चों के बीच भ्रांतियों से किस तरह निपटना चाहिए? पहला है उनकी भ्रांतियों की पहचान करें, लेकिन उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ऐसा नहीं करना है, बच्चों की जो भी भ्रांतियां हैं उनकी पहचान करनी है और उन भ्रांतियों को दूर करना है। ठीक है, तो ये तो हमारा सही नहीं होगा। नेक्स्ट है उनकी भ्रांतियों के प्रत्युत्तर हेतु अवसर प्रदान करने चाहिए, बिल्कुल सही। उनकी क्या भ्रांतियां हैं, क्यों हैं, वो गलत क्यों हैं, ये सब बोलने के बच्चों को अवसर भी देने हैं। ठीक है, अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, ये सही है। नेक्स्ट है भ्रांतियों को व्यक्त करने के लिए बच्चों को दंडित करना चाहिए, जी नहीं। उन्हें सीधे एक उपचारात्मक शिक्षक के पास भेज देना चाहिए, उनके पास भेजने से बेटर है कि आप उनको अवसर प्रदान करिए। तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सामाजिक रूप से विकसित परिपक्वता एवं नागरिकता के गुणों का समावेश करने के लिए निम्न में से सबसे अधिक अप्रभावी विधि कौन सी है? अप्रभावी पूछा है। ठीक है, पहला है शिक्षार्थी को कक्षीय क्रियाकलापों को आयोजित करने में मदद करना, ये तो सही बात है। क्लासरूम में जितनी भी आपकी एक्टिविटीज़ होनी है उनमें बच्चों को क्या करना, हेल्प करना। दूसरा है शिक्षार्थियों को सभी सामाजिक समस्याओं के गहन मनन चिंतन का प्रशिक्षण प्रदान कराना। तीसरा है शिक्षार्थियों को विभिन्न आंकड़ों के एकत्रीकरण, संगठन और विश्लेषण की योग्यताएं उत्पन्न करना। तीसरा है शिक्षार्थियों में सत्य असत्य की विवेकशीलता का विकास करना। तो देखिए, बात हो रही है कि सामाजिक रूप से विकसित परिपक्वता एवं नागरिकता के गुणों का समावेश करने के लिए जो कि प्रभावी नहीं है। देखिए, ये तो प्रभावी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन ये उतना प्रभावी नहीं होगा, इसीलिए यही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि अप्रभावी विधि आपसे पूछी हुई है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार, देखिए आ गया ना, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार अभी मैंने आपको बताया था 8 प्रकार की बुद्धि और मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी इन्होंने ही दी है। बुद्धि एक इकाई है, क्या ये कहते हैं कि बुद्धि एक ही इकाई है? नहीं, बुद्धि के कई अलग अलग प्रकार हैं। जी हाँ, 8 प्रकार हैं, यही तो हैं अलग अलग प्रकार।
नेक्स्ट है बौद्धिक लक्षणों को 3 आयामों में वर्गीकृत किया है, नहीं। बुद्धि में एक सामान्य और विशिष्ट कारक, नहीं। इन्होंने बताया है कि बुद्धि कई अलग अलग प्रकार की होती है। अगर यहाँ पर लिख देगा कि बुद्धि 8 प्रकार की होती है तो भी सही होगा, ठीक है। तो इसीलिए सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बुद्धि का एक सामान्य कारक होता है और एक विशिष्ट कारक होता है। ये किसने कहा था? ये कहा था स्पीयरमैन ने। नोट कर लीजिए, स्पीयरमैन ने बाईफैक्टर थ्योरी दी थी, द्वितत्व सिद्धांत दिया था, जिसमें उन्होंने बोला बुद्धि के यही 2 तत्व होते हैं, एक सामान्य कारक जिसे हम जी फैक्टर कहते हैं और एक विशिष्ट कारक जिसे हम एस फैक्टर कहते हैं। जी यानी कि जनरल, एस यानी कि स्पेसिफिक, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभिकथन और तर्क वाला क्वेश्चन है। अभिकथन है शिक्षिका को बच्चों को व्यक्तिगत रूप से काम करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और सहयोग करने से हतोत्साहित करना चाहिए। देखिए हतोत्साहित नहीं करना है, इसीलिए ये हमारा बाहर हो जाएगा। यहाँ तक तो ठीक है कि व्यक्तिगत रूप से काम करने के लिए आप प्रोत्साहित करो, लेकिन सहयोग करने के लिए हतोत्साहित मत करो, ठीक है। तो अभिकथन गलत है। तर्क है विविध शिक्षार्थियों वाली कक्षा में सहयोग एक अत्यधिक अप्रभावी रणनीति है। अप्रभावी नहीं है बल्कि प्रभावी रणनीति है। सहयोग के माध्यम से सीखना बेस्ट माना जाता है, ये पॉजिटिव होता है, लेकिन ये कह रहा है कि ये प्रभावी नहीं होगी, तो ये तर्क भी हमारा गलत हो जाता है। तो हम कहेंगे दोनों ही गलत है, यहाँ पर ए और आर हमारे दोनों गलत हो जाएंगे, ठीक है। 4th ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गिलफोर्ड का विचार था कि बुद्धि में कुल मिलाकर डैश कारक होते हैं, जिनकी व्याख्या उन्होंने अपने बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत में की है। बताइए 50, 100, 150 या 200? तो कुल मिलाकर यहाँ पर इन्होंने बात करी थी 150 कारक होते हैं, जिनकी व्याख्या उन्होंने अपने बुद्धि का जो त्रिआयामी सिद्धांत दिया था उसमें करी हुई है, ठीक है। तो 3rd ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुकारक सिद्धांत बुद्धि का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यह सिद्धांत किसने दिया था? बहुत ईजी है, बस नाम पूछा हुआ है, आप जानते ही हैं। ये जो बहुकारक सिद्धांत है ये किसने दिया था? ये दिया था आपका थॉर्नडाइक ने, ठीक है। बहुबुद्धि का सिद्धांत अलग है, ध्यान रखना है, जो कि हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। लेकिन बहुकारक का सिद्धांत जो है आपका थॉर्नडाइक ने दिया था, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और स्पीयरमैन ने क्या दिया था? अभी मैंने आपको बताया था बाईफैक्टर थ्योरी, जिसमें इन्होंने जी और एस फैक्टर की बात करी है, ये भी आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स आज की क्लास के सारे क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। इससे आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। आज की क्लास आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सभी स्टूडेंट्स इस तरीके से ईजीली अपनी प्रिपरेशन कर पाएँ। और फ्रेंड्स अगर आप नोट्स परचेज़ करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप पेड नोट्स को ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं कल अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।